ये अब शुरुआत करते हैं और क्योंकि कल इतना बड़ा दिन रहा अब लोगों का सवाल होगा कि क्या निफ्टी में बॉटम बन चुका है। मेरा व्यू तो खैर आशीष बहुत टाइम से रहा कि 21,800 पे बॉटम बन चुका है और जब वो डिक्लाइन आ रही थी तब भी एक व्यू ये था कि इसमें आप बाय करिए और मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगा। बेसिक व्यू मेरा अभी भी वही इंटैक्ट है, 21,800 पर निफ्टी का करेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या नया हाई लगेगा निफ्टी में, ये भी मेरा एक बेसिक व्यू है कि 4 जून के आसपास निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगेगा। वो 4 जून से पहले लग जाए, 4 जून पे लग जाए, 4 जून के बाद लग जाए, चांसेस हैं कि आखिरी फेज तक या एग्जिट पोल वाले दिन मार्केट आपको नया हाई दिखाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन कल की जो वॉलेटिलिटी हुई उसने मुझे एक चीज पर सोचने में मजबूर कर दिया कि कल ऑब्वियसली एक तो खैर ये ऑप्शंस का गेम था, लेकिन कल 20 डेमा का भी एक मूव था। 20 डेमा जो है नियर टर्म में बहुत सिग्निफिकेंट एवरेज होती है और इस समय डिक्लाइनिंग 20 डेमा है क्योंकि मार्केट में उससे पहले करेक्शन आई थी। तो नियर टर्म का जो मूव है वो डिपेंड करेगा इस 20 डेमा पर। ठीक है, और 20 डेमा के आसपास कल बड़ी मतलब काफ़ी वॉलेटिलिटी थी और मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए निफ्टी वापस 20 डेमा को टेस्ट कर सकता है, जो कहाँ पर है 21,300 पर। कल 21,332 के आसपास हमने बात की थी, अब मतलब 21,300 पर ये 20 डेमा है। और आज 3 एक्सपायरी हैं जो आशीष ने आपको सुबह के शो में बताया था। एक तो नॉर्मल एक्सपायरी है आपकी सेंसेक्स की, एक बैंक की एक्सपायरी जो मंडे को होती है तो वो शिफ्ट हो जाएगी, वो मंडे को छुट्टी है, एक मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी शिफ्ट हो रही है। तो कल एक एक्सपायरी में इतना काम, आज 3 एक्सपायरी हैं। सोचिए क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है। आज फिर सेकंड हाफ काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। अच्छा एक मैं चीज़ बताऊँ, कल कॉल में इतना पैसा बनाया ना, आज शायद हो सकता है पुट्स का दिन हो, शायद हो सकता है। ये एक बेसिक व्यू है, हो सकता है आज दोपहर में पुट्स में पैसा बने जैसे कल कॉल्स में पैसा बना था। मंडे को 5th फेज है इलेक्शन का, चारों के चारों फेज में फ्राइडे को सेकेंड हाफ में और मंडे को मार्केट में गिरावट आई है, इलेक्शन वाले दिन एटलीस्ट। ये एक फेज़ है जो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप सेकेंड हाफ में स्पेशली, खैर वैसे कल सैटरडे को आपको मौका मिलेगा ट्रेड अनवाइंड करने का, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि कोई पोजीशन आज ना लेके जाएं, मंडे को एक फ्रेश व्यू लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, आज कोई पोजीशन कैरी ना करा जाए। मंडे मतलब अब अगला ट्रेडिंग सेशन जो लॉजिकल होगा ट्यूसडे को, उस पे आज अपन फ्रेश व्यू लेंगे। हाँ सॉरी ट्यूसडे। हाँ, 20 डेमा की वो अहमियत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। सैटरडे और मंडे दोनों दिन हाँ, कल सुबह अपन जब चर्चा कर रहे थे तब आईटी की बात आई थी। हाँ। कि लग रहा है ये सपोर्टिव होगा बाजार के लिए, चलेगा। कल का आईटी इंडेक्स दिखाइएगा, मेरे ख्याल से 1.5% से ज्यादा मजबूती के साथ आईटी इंडेक्स डटा खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या लग रहा है इसमें और दमखम है क्या? एक तो ये अभी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, तो इसके लिए एक बड़ा मूव यहाँ पर ये है। कल का व्यू क्या था, वो जो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा थे उसको लेकर एक व्यू लिया गया था कि यहाँ से आईटी चलेगा क्योंकि रेट कट आएंगे और 2 रेट कट अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर रेट कट्स हुए तो आईटी और प्लेटफॉर्म कंपनियां ये सब चलेंगी। मैं एक और चीज़ जो इसमें आज जोड़ रहा हूँ, और ये देखिए ये थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व है। इन्फो एज के नंबर्स देखिए आप, और इन्फो एज के नंबर्स में जो ब्रोकरेजेस ने व्यूज़ दिए हैं वो देखिए। पहली बार आईटी में हायरिंग शुरू हुई है बहुत टाइम के बाद। देखिए आईटी कंपनियां ये बहुत स्मार्ट होती है हमारी, ये बॉडी शॉपर्स कहते हैं इनको हम। ये हायरिंग कर रही हैं, इसका मतलब ये इनको कुछ ना कुछ दिख रहा है, वरना ये हायरिंग क्यों करेंगी। ठीक है, तो ये पहला एक वो साइन आया है कि यहाँ पर आईटी में अब चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। मेरे ख्याल से आईटी में बॉटम बन चुका है और आईटी में लार्ज कैप आईटी में तो खासतौर से वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। 100% इस साल आपका 25% आईटी में होना ही चाहिए, यहाँ गलत नहीं जाएंगे आप, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में। रखिए भाई साहब, 25% मतलब एग्रेसिव बेट लेनी है इस साल आईटी में और गलत नहीं पड़ेंगे। फाइनली ये पॉकेट जो है बढ़िया रिटर्न्स देने का लग रहा है, दमखम देगी। कल चर्चा हुई थी, कल ही आपको ब्यूटीफुल रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया इस पॉकेट ने, और अभी तो लग रहा है शुरुआत हुई है शायद इस मोमेंटम, इस रैली की। अब आइए आज के संकेतों पर। गिफ्ट निफ्टी सुबह से कह रहा है बिल्कुल फ्लैट, बस हाँ ये है कि हरे निशान में शुरुआत करेंगे, इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशन आते हुए। वैसे ग्लोब भी ऐसी ही है। एशिया पहले दिखाता हूं, अपने एशियन पीयर्स लार्जली सब रेड में, सिर्फ चाइना के शांघाई कह लीजिए, हांगकांग कह लीजिए, बस वो फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, बाकी पूरा एशिया हल्का हल्का लाल में। जबकि उसी चाइना के डेटा जो आए अभी अभी सुबह आने शुरू हुए, सब कमजोर डेटा है। उस कमजोर डेटा पे चाइना हरे में चल रहा है, बाकी एशिया सल्क कर रहा है। और जो ओवरनाइट हैंडओवर आया है यूएस से, जहां पे कल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे यूएस का बाजार फ्लैट था, 1/4% तक का दबाव था। लार्जली मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, और शायद यूएस के फ्यूचर्स भी सुबह से एकदम फ्लैट आज की शुरुआत के इंडिकेशंस देते हुए। ऐसे में चल क्या रहा है, मूड है कैसा?
वो डेटा पॉइंट्स क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं, सब पे चर्चा कर ली जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा हैंडओवर आया है? हैंडओवर बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यूएस में 40,000 का टारगेट हिट किया डाउ ने, हालांकि क्लोजिंग बेसिस थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन सारे इंडाइसेस एकदम लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में जो बनी थी जनवरी से अब तक, वो सस्टेन कर रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इस मार्केट ने वो दौर भी देखा जब रेट कट की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसको टिके हुए हैं। तो कल भी वैसे ही हुआ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती थी, क्योंकि अब लगातार डेटा का सिलसिला चलता रहेगा और हम लोग 11-12 जून के आसपास का इंतजार करेंगे, तो इसलिए मार्केट ने होप नहीं छोड़ी। ये एक बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं वहाँ पे कि ओल्ड इकॉनमी वाले स्टॉक, न्यू इकॉनमी वाले स्टॉक, सब में एक बड़ी तेज़ी है। और अगर रेट कट सितंबर में होता है या जून में उसकी हल्की से एक कमेंट्री भी आ जाती है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग के दम पे जो मार्केट अभी तक चल रहा था वो और बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो जो बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं 5700 इस तरीके के, वो सब अचीव होते हुए आपको S&P में दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि यूएस मार्केट से तो कोई कंप्लेंट आपको कर ही नहीं सकते इस समय। ज़बरदस्त तेज़ी है वहाँ पे। कई बार डेटा ख़राब भी आता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि मार्केट ने ये समझ लिया है कि रेट कट तो हो के रहेगा चाहे जो हो जाए। क्योंकि अभी 2 प्राइमरीज़ की मेरे ख्याल में डिबेट होने वाली है, शायद बाइडन और ट्रम्प साहब की, इसी हफ्ते है शायद, और बहुत वीक पड़ रहे हैं बाइडन इस समय। तो रेट कट एक बड़ा सहारा है उनके लिए। उनको वैसे भी दिखाते हैं बेचारे जबरदस्ती थका थका सा हर जगह। कल एक मीम बना हुआ था, एक पंचिंग बैग था, उसमें ऐसे ऐसे बेचारे कर रहे खैर। तो नेट ये है कि मार्केट बुलिश है और उसको उम्मीद है कि रेट कट होगा और कॉर्पोरेट अर्निंग्स को फिर फ्यूल करेगा तो और तेजी बनेगी। ये है वहाँ की कहानी। मतलब हैंडओवर तो बढ़िया है, सॉलिड। अब हम उसे कितना भुना पाते हैं वो अपनी जगह। वैसे अब हम छुट्टी पे जा रहे हैं ना, मतलब अभी तो नहीं, संडे को जेरोम पावेल की एक और स्पीच लाइन अप है, तो अपन अब ट्यूसडे को उस पर रिएक्ट करेंगे और इसमें फिर एक और तड़का ऐड हो जाएगा। मंडे को अपना वोट डालने की बारी है। तो 5वां फेज इलेक्शन से याद आया, आप अभी अपनी कमेंट्री में मेंशन कर रहे थे इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस। 5वां फेज मंडे को। नर्वसनेस आमतौर पे वो आजकल वो चर्चा चलती है कि वोटिंग परसेंटेज रिड्यूस हुआ है, कुछ गड़बड़ है मामला, नर्वसनेस आती है और आमतौर पे उसके आसपास स्टॉक मार्केट थोड़ा सा जिटरी सा फील करने लगता है। कोई समन्वय है क्या परसेंटेज और बाजार की चाल वाले रिलेटेड? कोई समन्वय नहीं है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, उनको मार्केट की समझ नहीं है। उनको मार्केट की समझ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें ही सब कुछ पता है और बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं, ठीक है ना। और उनको ये लगता है कि बस वो एक रिटेल के एक राजा बन चुके हैं और जो वो कहेंगे वही होगा। 1% भी वो नहीं है। वो आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। मैं बोल रहा हूँ आप मिसलीड कर रहे हैं, या तो जानबूझ के मिसलीड कर रहे हैं या कोई आपको बोल रहा है मिसलीड कर रहे हैं। आप मिसलीड कर रहे हैं और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपको मार्केट की समझ नहीं है। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ साफ साफ, 100% इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज दिखा के लोगों को बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, तो आप या तो आपको मार्केट की समझ नहीं है या आप जानबूझ के या आप किसी के कहने पे गुमराह कर रहे हैं लोग। बात खत्म यहाँ पर। अगर आप इसको लेके स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ना आप वो गलती सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, आप रिटेल के लिए कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन के साथ आप एक बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का और मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। वोटिंग परसेंटेज, जैसा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी डिस्क्राइब किया था कि एक तो वोटिंग परसेंटेज पता ही नहीं चल रहा है। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कभी कोई डेटा आता है, एक हफ्ते बाद वो रिवाइज हो जाता है। क्या ये सब चीज़ें जो है ना, क्या ना मार्केट को बहाने चाहिए। और हमारा क्या है ना, बिजनेस चैनल है तो रोज़ कुछ ना कुछ बोलना होता है, ठीक है। अब कुछ और नहीं बोल पा रहे हो तो भाई ये बोलना है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा उकसाया जाता है आपको, तो आपको थोड़ा सी कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आज मैं बोल रहा हूँ ये बात कि यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप समझते होंगे कि आपको मार्केट की बहुत समझ है, लेकिन आपको मार्केट की समझ नहीं है, या फिर आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अब वो आप किस लिए मिसलीड कर रहे हैं वो खैर आप जाने, लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वोटिंग में जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे होता है। इसमें कोई ऐसा थोड़ा ना 2014 2024 में मार्केट ने क्या किया है। मैंने पूरा डेटा के साथ एक्सप्लेन किया था आशीष एक हफ्ते पहले कि 2019 में भी कैसे मार्केट फेज 1 टू फेज 4 के बीच में गिरा था। एग्जैक्टली वही चीजें बोली गई थी 2019 में,
एग्जैक्टली सेम चीज़ें बोली गई थी 2019 में कि ये वोटिंग परसेंटेज ऐसा है वैसा है, मार्केट शायद उतनी सीटें ना आए, ज़्यादा सीटें आई थी एनडीए की उससे, ठीक है ना। इस बार भी वही वोटिंग भरम फैला दिया आपको कि इसकी वजह से डर है। मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज़ ना लोगों को बार बार पूछता हूँ, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि मार्केट में वोटिंग को लेकर डर था या मार्केट में इलेक्शन को लेकर डर था। अभी 3 महीने पहले ये स्टेट इलेक्शंस हुए थे, जो राजस्थान और ये सब वाले, जो जिसमें वो सेमीफाइनल जिनको हमने माना था, उसके बाद ऐसा क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया होगा? उसके बाद उल्टा राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद उल्टा और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हुई है, ठीक है ना, इस करंट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा है कि वो शायद थोड़े से नर्वस हो गए, कुछ हो गए। अरे उनकी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो होती है एक, जैसे कहते हैं एक, कई बार आप जैसे कोई वीक ऑपोजिशन होता है ना, तो आप 3 गोल 4 गोल 5 गोल अपना गोल डिफरेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हो आप। वो एक होम रन जिसे कहते हैं कि एकदम मैं एकदम 400 सीटें चाहिए ही चाहिए मुझे, ये मतलब वो वाली बॉडी लैंग्वेज है ये, ठीक है। वो खैर ऑब्वियसली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। 2019 में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। फेज़ 1 टू फेज़ 4 के बीच में 4-5 तक के बीच में मार्केट 4% गिरा था और उसके बाद मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगाया था, ठीक है ना। तो क्या है ना, अब ये बोलना है तो इसके लिए बोल दो कि भाई वोटिंग परसेंटेज जो है इसकी वजह से कल क्या मतलब एकदम से वोटिंग परसेंटेज आया उसमें मार्केट भाग गया। वोटिंग परसेंटेज कल कितने बजे आया था, मार्केट कितने बजे भागा कल अगर आप ये कह रहे हैं ना कि कल की मार्केट के मूव का एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, आप मार्केट नहीं समझते हैं। फिर आपको होना ही नहीं चाहिए उस जगह पर, आप मार्केट पर कमेंट्री करने के लायक नहीं है फिर उसके बाद, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो। ठीक है, देखिए एक क्या होता है, एक ये हो सकता है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका व्यू अलग हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि नहीं मेरा ही व्यू सही है और दूसरे का व्यू गलत है और ये इसका एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना, अगर आपने कल की मार्केट में अगर आप ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है या ऑप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है और उसका पूरा का पूरा एक सिर्फ एक वोटिंग परसेंटेज आ गया, मैं कह रहा हूँ कोई नर्सरी का बच्चा भी हंसेगा आपके ऊपर, नर्सरी का बच्चा भी हंसेगा आपके ऊपर अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो, कि कल जो मार्केट है उसका कोई लेना देना नहीं है ऑप्शन से, पूरा का पूरा वोटिंग परसेंटेज को लेकर है। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज को लेकर मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं ना, प्लीज़ रिटेल की थोड़ी सी वो उनको बख्श दीजिए प्लीज़, उनके साथ इस तरीके से मत करिए। हाँ, कोई समन्वय नहीं है भाई, है ना। और खैर इस बार वोटिंग परसेंटेज बड़ा दिखेगा आपको, हम सब तैयार हैं वोट डालने के लिए। अरे ये अच्छा, लाइटर नोट पे जिस इलाके में वोट डालते हैं वहाँ इलाके में छुट्टी होती है। अपना तो मुंबई में डल रहा है, इसलिए सब बंद है, इसलिए आप लोग को भी छुट्टी एंजॉय करने को मिलेगी। अगले दोनों फेजेस इलेक्शन कमीशन ने सैटरडे को दे दिए, बेचारे वहाँ लोकल पॉपुलेशन के लिए बड़ी नुकसान हो गया। इतना सोचना चाहिए था। दोनों फेज अब सैटरडे को है, दोनों सैटरडे, अगले मंडे भी वोट डल रहे हैं और अगला छठा फेज जो है सैटरडे को आएगा, उसके बाद अगले सैटरडे को। नहीं, आप ये सोचो ना, सैटरडे को काम पे लगा दिया, उसी दिन एग्जिट पोल आएंगे शाम को। हाँ, और शाम को एग्जिट पोल आएंगे अगले सैटरडे को। खैर चलिए, बढ़िया तरीके सब कुछ मैप हो रहा है। अब आज के सेशन पे अप्रोच करा जाए। ग्लोब समझ लिया था अपन ने, ग्लोब का हैंडओवर अच्छा है, वो इक्विटी थोड़े लेथार्जिक से नजर आ रहे होंगे, हैंडओवर रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है। अब वो कल तो खैर एक एबरेशन वाला दिन था, पर फिर भी सेटअप समझ लिया जाए, कैसा लग रहा है? सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाते हैं हम बीच बीच में, वो चलता रहता है। लेकिन कल DIS ने बाय किया 2100 करोड़ और FIs ने कल सेल किया 776 करोड़ 777 करोड़, तो FI की सेलिंग तो कम हुई है, ठीक है, वो तो खैर एक अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी FI सेल करें, ये बाहर आ गया आपकी स्क्रीन पर, FIs की रेड और DIS की ग्रीन। और जहाँ तक बात है फ्यूचर्स की, आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 741 करोड़ की सेलिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में 2700 करोड़ की सेलिंग हुई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स क्या हुआ है, 126 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई है और 913 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, -213 -9 सेलिंग ही है बेसिकली इंडेक्स फ्यूचर्स में। और कॉन्ट्रैक्ट्स की जहाँ तक बात है, कल भी लॉन्ग कटे हैं और शॉर्ट्स ऐड हुए हैं सिस्टम में। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आशीष, कल मार्केट डे हाई पर बंद हुआ है लेकिन कल फिर भी 14,000 नेट शॉर्ट ऐड हुए हैं। और अगर आप ओवरऑल नेट शॉर्ट देखेंगे तब 2,60,000 के करीब नेट शॉर्ट पर आ गए हम। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला इशू है, बिल्कुल, तो अगर आप इसको एडजस्ट भी कर लें तो भी 1,30,000 पुराने डेटा के हिसाब से वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर अब आप आ गए हैं शॉर्टिंग पोजीशन पर, और 26%। अब ये देखते हैं ये शॉर्ट्स कवर होंगे या कैरी फॉरवर्ड होंगे जून सीरीज में,
इंडिया विक्स कल थोड़ा सा 20 के नीचे आया, हालांकि 19.99, लेकिन फिर भी 20 के नीचे आया, थोड़ा सा कम हुआ। और पुट कॉल रेशियो है आपका 1.19 पर वर्सेस 0.92। बैंक की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया बंधन बैंक। कल बंधन बैंक बहुत इंटरेस्टिंग था, कल स्ट्रॉन्ग मार्केट में स्टॉक वीक था और ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक बैन में है, वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और एक स्टॉक बैन से बाहर आया है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं फिर क्या होता है मार्केट में यहाँ से। सेटअप की कहानी ये है। अब चलिए आज का अप्रोच। अच्छा, कल सुबह चर्चा हो रही थी, वो मेरे ख्याल से 22,300 के कॉल राइटर और उसका कंफर्ट जोन था 335 तक का। एक बार उसके बियॉन्ड निकलेगा तो फटेगा। हाँ, गजब का मूव आया उसके बाद। खैर, अब आज का सेशन वो ये पोल रिलेटेड नर्वसनेस क्रीप इन करेगी। मल्टीपल एक्सपायरीज का दिन है, एक अजीबोगरीब सा कल सेशन खड़ा और एक वीकेंड भी खड़ा है सामने। करूं क्या निफ्टी में आज? बिल्कुल। देखिए, पहले तो आज निफ्टी पर थोड़ी सी अप्रोच जो है मेरी वो रहेगी लेवल बेस्ड। निफ्टी पर पहला सपोर्ट है 22,250 से 22,300, ठीक है ना। और इसको मैं प्रोड्यूसर आपको बोलूँगा कि पूरा लिखा करें, 22,250 से 22,300, ठीक है। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,250 के आसपास है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,300 के आसपास है। और बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है? 22,054 पर, जो कि कल हुआ। अब ऑब्वियसली वो काफ़ी डीप है, ठीक है। अब उतना डीप स्टॉप लॉस तो लगाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस है 22,475 से 22,500 चार्ट के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस है 22,750 से 22,800 ऑल टाइम हाई। मेरा व्यू ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप बने रहें विद अ स्टॉप लॉस कल का वाला लो, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर। और ये मेरा व्यू पिछले आई थिंक 10 दिन से रहा है कि इस मार्केट में अब आप लॉन्ग में बने रहें, और एक मार्केट बॉटम बना चुका है। लेकिन फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बताऊँ, एक आज बिकॉज 3 एक्सपायरीज हैं, एंड बिकॉज एक फिफ्थ फेज आपके सामने खड़ा है, और एनेक्डोटल एविडेंस है कि उससे पहले एक बार मार्केट में नर्वसनेस आती है, एक सेल ट्रेड बनती है। अगर वो चली तो अच्छी चलेगी, नहीं चली तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। बहुत छोटा सा एक जोन है 22,425 से 22,475, हम उसी में खुलने की तैयारी कर रहे हैं, और 22,525 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर ये ट्रेड चल गई ना, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि 50 पॉइंट के स्टॉप पर आपको ये 150-200 पॉइंट दे सकती है एक बार के लिए, ठीक है। तो ये एक ट्रेड होगी। अब आते हैं कि बाइंग कहाँ करनी है। बाइंग करने के लिए अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फ्रेश बाइंग के लिए, 22,150 से 22,250 के जोन का। वो नहीं आया तो नहीं आया, बैड लक। और 22,050 का स्टॉप लॉस। लेवल बेस्ड ट्रेड्स हैं आज। मेरा व्यू लेकिन बहुत क्लियर है, और ये मेरा व्यू, मैं ऐसा नहीं है कि अब स्क्रीन ने दिखा दिया इसके लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद तो बहुत ईजी है बोलना। एक बार मूव आ जाए उसके बाद तो मैं भी बोल सकता हूँ। अब आज मूव आ गया, अब मैं भी बोल देता हूँ कि अब मार्केट में डर खत्म हो गया, अब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। अरे डरा कौन रहा था? जब उस समय का मौका था, तब बताना था ना कि भाई इस डर में खरीदने की ज़रूरत है। अब तो कोई भी कह देगा आपको कि ऑल टाइम हाई आएगा। खैर एनीवे, वो टाइम था 21,800, 21,900, 22,000 के आसपास का। एनीवे, लेवल बेस्ड ट्रेड करें। और एक और चीज़, आज ट्रेड थोड़ी लिमिटेड रखें। कल इतना बड़ा मार्केट में मूव आया है, आज एक बार के लिए हो सकता है मार्केट आपको छोटी रेंज में वॉलेटिलिटी दिखा दे, और स्पेशली 3 एक्सपायरीज हैं इसके लिए भी। ये हो गई निफ्टी की चाल की बात। निफ्टी बैंक पे उतरी है। खैर, HDFC बैंक का दमखम था कल जाते जाते। खैर, रिलायंस से पहले HDFC बैंक का मूड बनना शुरू हो गया था। कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक? हमारा ये गो टू पॉकेट रहा नहीं है आज के लिए व्यू, लेकिन क्या? देखिए, निफ्टी बैंक में एक तो चीज़ बहुत क्लियर है, ट्रेड करें सिर्फ इंट्राडे पर करें। हाँ। और दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, क्योंकि अदरवाइज कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं है। कल भी देखिए 20 डेमा पर ही जाके रुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो एक ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर 48,000 टू 48,100, जो आपका 20 डेमा है। और अगर 48,100 फेल होने लगे तो एक सेल कर दीजिए 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ। ये ट्रेड आपको 300-400 पॉइंट दे सकती है एक बार के लिए। बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड है तो इंट्राडे में तो वो यही है मेरे पास, और कोई नहीं है। बाय जोन है 47,400 टू 47,500, लेकिन वो पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा स्क्रीन पर, एक 47,200 के स्टॉप के साथ। लेकिन बेटर रहेगा आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लें बैंक निफ्टी में, तो वो बेटर रहेगा आपका। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए आशीष, कल वोटिंग परसेंटेज आया, चलिए ठीक है, HDFC बैंक क्यों भागा उसकी वजह से? रिलायंस क्यों भागा उसकी वजह से? भाई ये तो भाई स्टॉक्स जो नॉर्मली मतलब इनका मतलब इन दो स्टॉक्स का वोटिंग परसेंटेज से क्या लेना देना?
ये दो मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं। ये दोनों के दोनों स्टॉक कल भागे हैं क्योंकि कल इंडेक्स को इस तरीके से मूव दिखाना था। अब वो चाहे वो 20 डेमा की वजह से आया है, चाहे वो ऑप्शंस की वजह से आया है, लेकिन इसमें इन दोनों का एक फैक्टर था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब आज मुझे हंसी आ रही है शो करते हुए, बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि कुछ लोग भेज रहे हैं मुझे, तो मुझे हंसी आ रही है अगर कोई ये कहता है कि कल जो मार्केट में मूव आया उसका एक्सपायरी से या 20 डेमा से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा है तो फिर मुझे लग रहा है मुझे वापस एक बार स्कूल जाना पड़ेगा, मार्केट के कोई फ्रेश सीखना पड़ेगा। वैसे तो खैर सीखना रोज़ चाहिए, मतलब सबको बोलता हूँ मैं, कभी भी किसी को ये लगने लगे ना कि हमें सब कुछ पता है, तो वो एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना, आपका एक पीक होता है। रावण को भी ये लगता था कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है ना, और फिर हम सब जानते हैं क्या हुआ। तो ये चीज़ें ना लाइफ में हम्बल रहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमिलिटी कभी नहीं खोना चाहिए आपको, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएं। वाइज वर्ड्स। चलिए, सिंधी सिवास का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले यहीं पे अपन लोग मैक्रो से माइक्रो पे उतर आते हैं।